Hello students, today I am going to discuss a very important topic of 11th class physics or for JEE or NEET. The topic name is collision. आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो 11th क्लास के फिजिक्स और साथ ही साथ JEE और NEET लेवल के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, उसका नाम है कॉलिजन। इसी को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोग वर्क, एनर्जी एंड पावर पढ़े होंगे, आपके पास लीनियर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट पता होगा, आपके पास मैकेनिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट पता होगा। इतनी बात आपको पहले से पता होगा। ये बात मान करके ये टॉपिक मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ और आप जम के एंजॉय करेंगे टॉपिक के साथ। बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत इस टॉपिक में एंजॉय कराने वाला हूँ आपको। एक्चुअली कॉलिजन फिजिक्स में इसको 4 पार्ट में बांट दिया गया है। एक कॉलिजन जिसका नाम है इलास्टिक, सेकंड का नाम लिखा मैंने इन इलास्टिक, थर्ड का नाम लिखा मैंने परफेक्टली इन इलास्टिक और फोर्थ का नाम लिखा मैंने सुपर इलास्टिक। शुरुआत में जो 3 नाम है इलास्टिक, इन इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक, ये आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन्हीं सब चीज़ों से रहता है। एक्चुअली इसको अलग अलग पार्ट में बांटने का मतलब क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे का, वो आपको समझाता हूँ। मान लो कि 2 गाड़ी कोई आपस में टकराई। फिजिक्स कहता है कि यदि वो कॉलिजन हुआ, आपस में टक्कर हुआ और कॉलिजन के बाद कोई साउंड नहीं मिली, कोई साउंड नहीं निकली, कॉलिजन के बाद हीट पैदा नहीं हुआ, इस टाइप नहीं, मतलब यानी नहीं हीट पैदा हुआ, नहीं साउंड का मतलब यानी बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी पहले थी, यानी यूँ कह ले कि उसके पास जो मैकेनिकल एनर्जी थी वह नॉन मैकेनिकल में कन्वर्ट नहीं हुआ, हीट नहीं प्रोड्यूस हुआ, साउंड प्रोड्यूस नहीं हुआ, लाइट प्रोड्यूस नहीं हुआ, यानी काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी वो कंजर्व रहा। मैकेनिकल एनर्जी नॉन मैकेनिकल में कन्वर्ट नहीं हुआ। द सच टाइप ऑफ कॉलिजन कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक और इलास्टिक कॉलिजन, उसको इलास्टिक कॉलिजन बोलते हैं। साथ ही साथ मान लो कि ये हाथ है मेरा, एक बॉल आप देख पा रहे होंगे। ये बॉल को मैंने यहाँ से उछाला और जितना हाइट से मैंने इसको जंप कराया था उसी हाइट पर ही आ गया। जिस हाइट पर मैंने जंप कराया उसी हाइट पर आया। तो जब कॉलिजन के बाद यानी इस बॉल और इस ग्राउंड यानी सरफेस के बीच जो कॉलिजन हुआ, ये क्या हुआ, फिर अपने इस जगह पे आ गया, जहाँ था वहीं आ गया। तो इसका मतलब इसकी जो मैकेनिकल एनर्जी थी उसमें कोई लॉस नहीं हुआ। तो इस टाइप के कॉलिजन का नाम इलास्टिक कॉलिजन कहते हैं। सेकेंड थिंग, मान लो बॉडी के बीच ये कॉलिजन हुआ, गाड़ी आपस में टकराई, टकराने के बाद साउंड मिला, हीट पैदा हुआ, मान लो लाइट मिली, वगैरह वगैरह। मान लो कि जब एनर्जी मिलती है, इसका मतलब कि सम पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी मीन्स मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू नॉन मैकेनिकल एनर्जी लाइक हीट, साउंड, ये लाइट एक्सेट्रा, जो भी है बदल जाती है। तो जब उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी जब कन्वर्ट हो गई हीट साउंड में, यानी उसका जो मैकेनिकल एनर्जी था अब वो मैकेनिकल रहा नहीं, वो नॉन मैकेनिकल में कन्वर्ट हो गया, तो एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। इलास्टिक में कहा कि एनर्जी कंजर्व होगा, इन इलास्टिक में एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। कॉलिजन से पहले की जो एनर्जी थी, कॉलिजन के बाद एनर्जी उसका कुछ लॉस हो जाएगा, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी कॉलिजन के बाद वाला कॉलिजन से पहले वाले के बराबर नहीं होगा, बाद वाला एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस टाइप के कॉलिजन को हम लोग इलास्टिक कॉलिजन कहते हैं। साथ ही मान लीजिए कि बॉल को हम जंप कराते हैं, बॉल है ये, बॉल को जंप कराते हैं, तो मैंने यहाँ से गिराया और बॉल उसके नीचे ही हाइट तक रहा। इसका मतलब है कि इसकी कुछ एनर्जी लॉस हो गई, उसकी एनर्जी कम हो गई, जिस हाइट से ये गिरा उससे कम हाइट तक वो आ पाया। इस टाइप के कॉलिजन को भी हम इनइलास्टिक कॉलिजन कहते हैं। बॉल का अपने हाइट तक नहीं पहुँचना, गाड़ियों के टक्कर से उसमें साउंड आना, हीट पैदा होना, मैकेनिकल को नॉन मैकेनिकल में कन्वर्ट कर जाना,
एनर्जी कंजर्व नहीं होना, ये सब कॉन्सेप्ट बताता है, उस कॉलिजन का नाम इन इलास्टिक कॉलिजन कहते हैं। एंड थर्ड वन, बॉडी आपस में टकराई। कई बार आपने देखा होगा कि एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकराती है और दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी में फंस जाती है, कोई पार्ट उसका उसके अंदर फंस जाता है और गाड़ी घसीटते हुए लेके चली जाती है। तो कोलिजन के बाद जब दो बॉडी आपस में स्टिक हो जाए, चिपक जाए, और चिपक करके एक साथ चलने लगे, द सच टाइप ऑफ कोलिजन कॉल्ड परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। यानी यदि बॉल को मैं गिराया और बॉल ग्राउंड पर ही रह गया, बैक बाउंस नहीं हुआ, इस कोलिजन का नाम परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। ओके, अब मैं बात करता हूं सुपर इलास्टिक का। अब देखेंगे इस हाइट से मैं बॉल को गिरा रहा हूं और इससे ज़्यादा हाइट से, ये जैसे ज़्यादा हाइट पर चला गया, इसका मतलब है कि जितना एनर्जी इसके पास पहले था, जैसे ही कोलिजन हुआ उससे ज़्यादा एनर्जी उसके पास आ गई कोलिजन के बाद। देख पा रहे हो क्या? अभी ज़्यादा एनर्जी इसके पास मिल गई। वैसे कोलिजन, जो कोलिजन के बाद बॉडी के पास एनर्जी बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है, कॉल सुपर इलास्टिक। आपने वो बॉल देखा होगा, जंपिंग बॉल आप गिराते हैं, ज़्यादा हाइट तक चल जाता है, या आपने देखा होगा क्रैकर्स, आप हाथ में कोई एक क्रैकर लिए हुए हैं और वाल पर स्ट्राइक करते हैं, वाल पर थ्रो करते हैं, वो जब एक्सप्लोड होता है वो फटता है, तो फटने के बाद उसके अंदर छोटे छोटे जो स्टोन्स वगैरह होते हैं या जो कुछ भी अंदर डालते रहते हैं, वो हाई स्पीड से बाहर निकलता है। आपने जो इम्पैक्ट करा है उसकी एनर्जी और जिस स्पीड से वो बाहर निकलता है उस समय काइनेटिक एनर्जी उसका ज़्यादा होता है। तो इस तरह से ये कोलिजन का नाम सुपर इलास्टिक कोलिजन। तो चार नाम, इलास्टिक, इन इलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक और सुपर इलास्टिक। इस सभी कोलिजन में आपसे पूछा जाता है कि बेटा आप बताओ व्हाट इज द स्पीड ऑफ द, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की जो हम बात कर रहे होते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ, तो कोलिजन के बाद उसका स्पीड हम पता करेंगे। स्पीड कम हो गया, एनर्जी डिक्रीज हो गई, काइनेटिक स्पीड इंक्रीज हो गया, काइनेटिक इंक्रीज हो गई, यानी काइनेटिक एनर्जी का पूरा कैलकुलेशन उसके स्पीड पर डिपेंड करता है, राइट। तो हम लोग उसको कैलकुलेशन करेंगे स्पीड आफ्टर द कोलिजन। उसके लिए हम लोग एक बात को समझते हैं कि कोलिजन से पहले का कॉन्सेप्ट कैसे कैसे क्या होता है। एक मैं रफ एक डायग्राम आपके सामने क्लियर बताया है मैंने। देख रहे हैं, एक बॉडी जिसका मास m1 है और कोलिजन से पहले उसका स्पीड u1 है। उसके आगे एक बॉडी है, उसका मास m2 है और कोलिजन से बाद उसका स्पीड, कोलिजन से पहले का स्पीड u2 है। दो बॉडी है, अलग अलग मास की बॉडी है। आगे चल के बताएंगे कि सेम मास भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये बात फैक्ट है कि पीछे वाली बॉडी का स्पीड आगे वाले से ज़्यादा है, ये एक बॉडी गई जाके टकरा गई। उस केस में इस बॉडी को बोलते हैं हम लोग कोलाइडिंग बॉडी। कोलाइडिंग बॉडी, टक्कर मारने वाली बॉडी, और जिससे जाकर ये टकरा जाएगी, जिसको धक्का मारेगी ये, उसका नाम होता है टारगेट बॉडी। नाम देके हम लोग समझते हैं। दैट मीन्स कोलाइडिंग बॉडी और टारगेट बॉडी के बीच कोलिजन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कोलिजन से पहले, बिफोर कोलिजन, there are two bodies, one called colliding and second called target. Both are collide together. दोनों आपस में टकरा गई। ये है दोनों आपस में कांटेक्ट में, जब टक्कर हुआ होगा, दोनों बॉडी आपस में कांटेक्ट में आई होगी, तो ये हो गया ड्यूरिंग द कोलिजन। कोलिजन के टाइम पर, कोलिजन के बाद अलग भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये तो कोलिजन के टाइप पर डिपेंड करेगा, लेकिन अलग होगी तो निश्चित है कि ये डायग्राम को फेस करेगी। आफ्टर द कोलिजन का ये डायग्राम है। कोलिजन हुई, अलग हुई, उसकी स्पीड, एक बॉडी का स्पीड जो u1 था, स्पीड v1 हो गया। दूसरी बॉडी का स्पीड u2 था, स्पीड v2 हो गया। ये डायग्राम देख रहे हैं आफ्टर द कोलिजन का है।
तो यहाँ पर अब फिजिक्स कहता है कि भाई जब ये आगे वाली बॉडी चल रही होगी, उसके पीछे वाली बॉडी उसको धीरे धीरे उसके तरफ एक रिलेटिव स्पीड से अप्रोच कर रही होगी। तो रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच, इसका स्पीड ज़्यादा है, इसका स्पीड कम है, तो u1 माइनस u2 आपने रिलेटिव स्पीड पढ़ा होगा। कॉलिजन के बाद जब टकराई होगी, पीछे वाली बॉडी जाके जब स्ट्राइक की होगी, तो पीछे वाला का स्पीड घट गया होगा, आगे वाला का स्पीड बढ़ गया होगा। तो v2 माइनस v1 रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन, अलग होने का स्पीड होगा। एक नया कंटेंट यहां पर पैदा होता है, एक नया कंटेंट हम लोग को पढ़ना होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E, इसको स्मॉल लेटर E से नोट करते हैं। ये कहता है कि द रेशियो ऑफ किसी कॉलिजन में, इस चारों में से कोई भी कॉलिजन हो सबके लिए, द रेशियो ऑफ रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन एंड रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच फॉर ए कॉलिजन is always constant. This constant is known as coefficient of restitution. यानी A is equal to relative speed of separation, relative speed of approach, E is equal to V2 minus V1 by U1 minus U2, always constant. ये एक कॉन्सेप्ट मिला जब बॉडी आपस में टकराती है, तो उसके अप्रोच और अलग सेपरेट होने का रिलेटिव स्पीड का एक रेशियो है। एग्जाम में यदि आता है तो इसको डिफाइन करेंगे, द रेशियो ऑफ रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन एंड रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इन अ कॉलिजन इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये एक मिल गया कंसेप्ट। उसके बाद जितने भी कॉलिजन हैं, ध्यान रखेंगे आप, जितने भी कॉलिजन मैं आपके सामने यहाँ मैं लिखा हूँ, सभी कॉलिजन में मोमेंटम कंजर्व होता है। मोमेंटम कंजर्व का मतलब कि कॉलिजन से पहले जो सिस्टम माने दो पार्टिकल टकराने वाले या जिससे टक्कर होगा, यानी कोलाइडिंग और टारगेट, दोनों को मिला के जितना मोमेंटम होगा, कॉलिजन के बाद भले ही स्पीड बदल जाए, लेकिन उस दोनों बॉडी का जो मोमेंटम है, sum of the momentum after the collision, sum of the momentum before the collision is always same. This is called conservation of linear momentum. तो लिखा मैंने according to conservation of linear momentum, momentum before collision must be equal to momentum after collision. collision से पहले का momentum और collision से बाद का momentum दोनों आपस में बराबर होगा। जैसे m1 u1, collision से पहले का फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम, सेकेंड बॉडी का m2 u2, दोनों का सम ये हो गया। कॉलिजन के बाद m1 v1 और m2 v2, दोनों का सम कॉलिजन के बाद मोमेंटम आपस में बराबर होगा, इक्वल होगा। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो एक लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन मिल गया, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मिल गया, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गए। अब हम लोग डेरिवेशन करेंगे स्पीड आफ्टर द कॉलिजन। लिखा मैंने एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटीज आफ्टर द कॉलिजन। कॉलिजन के बाद की वेलोसिटी होगी, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, फार्मूला क्या होगा, उसको पूरा डिटेल में डिराइव करूंगा। क्योंकि जितने स्कूल गए वाले बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनको एग्जाम टर्म देना पड़ता है, उन लोगों के लिए डेरिवेशन भी एग्जाम में आता है। उसी डेरिवेशन के लिए मैं ये आपको समझाने जा रहा हूं। तो अब डेरिवेशन करने के लिए दो चीजें हमको पहले से पता है, उसको ध्यान रखना है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जो आप जानते हो, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिखा मैंने। सिंस वी नो दैट कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू v2 माइनस u1। यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये मिलेगा, यहां से v2 निकाल दिया, v1 इधर आ गया, प्लस हो गया, या v1 निकाला तो v2 के तरफ ये आ गया तो ये माइनस हो गया। तो v2 और v1 ये जो इस इक्वेशन से मिला, उसको मैं इक्वेशन 1 मान लिया। अब बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दिस इज ऑलरेडी नोन, ये ऑलरेडी हम जानते हैं। ये दो इक्वेशन आपको मिला, इस दो इक्वेशन के हेल्प से ये पूरा फार्मूला को हम डिराइव करेंगे। पहले इसको अच्छे से नोट कर लें, और नोट करने के बाद मैं आगे का डेरिवेशन आपको समझा रहा हूं। अच्छे से इसको लिखेंगे, याद रखेंगे, हर एक स्टेप को समझेंगे। तो आपने लिख लिया होगा
अब आप देखेंगे कि जो इक्वेशन आपने लिखा है V2 और V1 का और मोमेंटम का, इस दोनों इक्वेशन के हेल्प से अब यहां मैं एक्सप्रेशन डिराइव कर रहा हूं, स्पीड आफ्टर द कॉलिजन, वेलोसिटी आफ्टर द कॉलिजन। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के हेल्प से आप जानते हो कि m1 u1 प्लस m2 u2 मस्ट बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये आप जानते हो। इस v2 के जगह पर यदि इस v2 को उठा के पुट कर दें तो v1 यानी फर्स्ट बॉडी का वेलोसिटी आफ्टर द कॉलिजन निकल जाएगा। यदि इस v1 के जगह पर इस v2 को उठाएंगे तब इस v1 के जगह पर v2 को यदि हम पुट कर दें तो फिर v2 का स्पीड है, यानी यहां पर v2 हटाओगे v1 के टर्म में तो v1 आएगा, v1 हटाओगे v2 के टर्म में तो v2 आएगा। वही आप देखो यहां पर मैं यूज करा है m1 u1 प्लस m2 u2 m1 v1, यहां पर जो v2 है v2 के जगह पर e इंटू u1 माइनस u2 प्लस e इंटू u1 माइनस u2 प्लस v1 पुट कर दिया। अब इसको कुछ नहीं, आप एक सिंपल एक्सप्रेशन को जो प्रोसीड करते हो, जो सॉल्व करते हो, जो प्रोसेसिंग करते हो, उसको करना है। m2 को e u1 से मल्टीप्लाई किया, m2 को e u2 से मल्टीप्लाई किया माइनस साइन के साथ, m2 और v1 ये लिखा, m1 v1 m2 v1 उसको एक साथ रख दिया, v1 कॉमन लिया, m1 प्लस m2। ये जो टर्म है u1 और u2, u1 को इस u1 के साथ लिखा हूं, देखिए लेफ्ट साइड आया तो माइनस हो गया, और u2 और ये u2 इधर आया तो माइनस है तो यहां प्लस हो गया, देख पा रहा होंगे। अब यहां क्या है m1 m2e, तो m1 e m2 और u1 को कॉमन निकाल लिया, यहां m2 u2 को कॉमन निकाला तो यहां 1 बचा, यहां प्लस यही बचा, ये तो ऑलरेडी राइट साइड। अब यहां से v1 निकाला और m1 m2 को डिवाइड करा, इसके नीचे डिवाइड करा, इसके नीचे डिवाइड करा, तो एक फार्मूला मिला वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी आफ्टर द कॉलिजन m1 माइनस e m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू u1, 1 प्लस e बाई m1 प्लस m2, ऊपर भी m2 है, और इंटू u2। ये हो गया ये वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी आफ्टर द कॉलिजन। सेम कंसेप्ट जो मैं अभी समझाया कि मैंने यहाँ 2 को हटाया v2 को तो v1 आ गया, अब 1 को हटाएंगे देखो 2 आ जाता है। देखिए आप अगेन बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड की इक्वेशन से फिर से मैं बता m1 u1 m2 u2 लेफ्ट साइड में कोई चेंजिंग नहीं, m1 v1 के जगह पर v1 v2 माइनस e u1 माइनस u2 पुट कर दिया गया, और m2 v2 अपने जगह पे है। फिर इसको सॉल्व किया गया m1 v2 m1 v2 m1 e u1 m1 u1 m1 e u2 u2 माइनस माइनस प्लस के साथ प्लस m2 v2। सेम कम u1 को इधर u2 को इधर एक साथ कर दिया, यहाँ m1 v2 m2 v2 v2 कॉमन लिया, m1 प्लस m2 आ गया। तो m1 e1 जो आप देख पा रहे हैं m1 e1 प्लस समथिंग, ये समथिंग, यहाँ आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जैसे e1 m1 कॉमन हो गए तो 1 प्लस e, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ e बचेगा, ये आ गया। और यहाँ आप देख पा रहे होगे कि m2 e m1 u2 कॉमन लिया गया, तो m2 इंटू e m1 यहाँ बच गया, और ये ओके। देखिए यहाँ अभी डिवाइड नहीं करना था, डिवाइड इसके बाद करना था, सॉरी, ये मिल गया आपको। ओके, तो ये हो गया u2। अब आप क्या करेंगे कि यहां पर ये टर्म आया एक्चुअली u1, अब इस v2 को डिवाइड करोगे, इसके नीचे v2 को यहां रखोगे, m1 m2 को इधर डिवाइड करोगे तो 1 प्लस e m1 और m1 प्लस m2 m2 e m1 फिर m1, ये आपका v2 का फॉर्मूला, ये v1 आ गया, सॉरी v2 आ गया,
तो V2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं M2, माने इसको पहले इसके बाद, इसको पहले इसके बाद। ऐसा इसलिए लिख सकते हैं, आप समझ गए होंगे कि इसलिए कि जो आप देख पा रहे हो ना, ये आप जूम करके इसको लिख लोगे तो आप देख पाओगे कि ये जो आप लिखे हो यहां पर, तो फॉर्मूला को जब यहां लिखे हो तो क्या मिला है, V1 M1 माइनस EM2 बाई M1 प्लस M2 इंटू यहां है बेटा U1 1 प्लस E M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू U2। और V2 इस ऑर्डर में इसे लिखने के लिए बताया कि ऑर्डर ठीक रहेगा। देखो V2 में क्या है, ये है M2 पहले EM1 बाई M1 प्लस M2 इंटू U2, 1 प्लस E M1 बाई M1 प्लस M2 इंटू U1। ये याद रखने का आसान तरीका है, इसलिए यहां पर मैं जो लिखा एक ऑर्डर मेंटेन किया कि आपको याद रखने में आसानी होगी। तो ये एक्सप्रेशन है वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन ऑफ टू बॉडीज। तो इसको अच्छे से, बहुत आसान है, अब इस डेरिवेशन को करेंगे। डेरिवेशन करने के बाद ये कंप्लीट हो जाए तब आपको जितने भी कोलिजन का नाम लिखा था, इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्ट, सब के बारे में अब इस फार्मूला का यूज करके सबका अपना अपना एक्सप्रेशन, सबका अपना अपना कॉन्सेप्ट है। इसलिए ये फार्मूला आप देख रहे हो, ये जितने भी कोलिजन आगे पढ़ोगे ना, इस सभी कोलिजन में क्या एक बेसिक डिफरेंस होगा। तो बेसिक डिफरेंस जो होगा मैं आपको बता देता हूं कि देखोगे जितने भी कोलिजन है, कोलिजन के बाद मास तो नहीं बदलना है, मास वही रहेगा, वही M1 M2 रहेगा, मास में कोई चेंजिंग नहीं होगी। जो भी चेंजिंग होगी, स्पीड बदलेगा, एनर्जी बदलेगी, जितने भी कोलिजन्स होंगे उसमें ऐसा होगा। तो आप देखो इस फार्मूला को चेंज करना है। मैं यदि लिख दूं फॉर इलास्टिक कोलिजन, फॉर इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन में E का वैल्यू 1 के बराबर होता है। फॉर इलास्टिक कोलिजन E का वैल्यू 1 के बराबर होता है। तो इसी इलास्टिक कोलिजन में अब V1 हमको निकालना है, 1 पुट कर दो, 1 माइनस M1 माइनस M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू E1, 1 प्लस 1 2, 2 M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू U2। V2 निकालनी है, यहां 1 पुट करो, M2 माइनस M1 बाई M1 प्लस M2 इंटू U2 प्लस 1 प्लस 1 2 M1 बाई M1 प्लस M2 इंटू U1। ये हो गया इलास्टिक कोलिजन के लिए अपना स्पेशल फार्मूला। E की जगह पर 1 पुट कर दिया, ये फार्मूला बन गया इलास्टिक कोलिजन का। तो ये बहुत आसान है। आप इस टर्म, इस एक्सप्रेशन को आप करते हो, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के टर्म में एक्सप्रेशन करते हो, ये बहुत इजी लगेगा। यदि मान लो हम दूसरे कोलिजन की बात करें, फॉर इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन में E का वैल्यू बेटा फिक्स नहीं होता है, इसलिए उसका स्पेशल फार्मूला नहीं बनेगा। E इज ग्रेटर देन 0, लेस देन 1, कुछ भी हो सकता है। जब क्वेश्चन में E का वैल्यू दिया हुआ होगा, जो भी रहेगा पुट कर दोगे, इन इलास्टिक के लिए वैलिड हो जाएगा। फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, थर्ड की बात कर रहा हूं, E का वैल्यू 0 होगा। इस फार्मूला में 0 पुट कर दो तो परफेक्टली इन इलास्टिक का वो एक्सप्रेशन बन जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। यदि मैं बात करूं सुपर इलास्टिक का, फॉर सुपर इलास्टिक कोलिजन
E इज ग्रेटर देन 1 होता है, E का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। तो देखो इलास्टिक के लिए 1, इन इलास्टिक के लिए 0 और 1 के बीच में, परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए E का वैल्यू 0 और सुपर इलास्टिक E का वैल्यू, चारों कॉलिजन के लिए E का वैल्यू लिख दिया। ये चारों एक्सप्रेशन, चारों कॉलिजन के लिए एक्सप्रेशन वैलिड है। E का वैल्यू पुट करो और एक्सप्रेशन पाओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। ओके, इसको नोट करो, इस कॉन्सेप्ट को लिख लो, तब फिर मैं आगे इसमें डिटेल और समझा रहा हूं। तो आपने जब इसको नोट कर लिया, तब अब स्पेसिफिकली हम आपको हर एक कॉलिजन को बारी बारी से समझा रहे हैं। तो आपने जो एक्सप्रेशन सीखा और पढ़ा, उसमें आपने वेलोसिटीज आफ्टर द कॉलिजन v1 और v2 का एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपने सीखा। ओके, अब मैं आता हूं फर्स्ट कॉलिजन, जिस फर्स्ट कॉलिजन का नाम है इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन किसको कहते हैं? तो मैं बता दूं कि एक कॉलिजन इज सेड टू बी इलास्टिक in which linear momentum and kinetic energy both will be conserved. If the linear momentum and kinetic energy means mechanical energy both will be conserved, then the collision called elastic collision. तो जब दोनों कंजर्व होगा तो इलास्टिक बोलेंगे। तो यहां पर मैं फॉर्मूला लिखा, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, तो वही कॉलिजन भी, मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, ये फॉर्मूला मिल जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कंजर्व या मैकेनिकल एनर्जी आल्सो कंजर्व। जो ग्राउंड लेवल में बॉडी चल रही है तो वहां तो कोई पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं, केवल काइनेटिक है। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन, ये दो फॉर्मूला। मान लीजिए ऐसा कभी कभी टीचर लोग पढ़ाया करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को मैं माइनस कर देता हूं। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के कॉन्सेप्ट को मैं यूज ही नहीं करता हूं और मेरे को बिना कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से एक्सप्रेशन चाहिए वेलोसिटी आफ्टर द कॉलिजन, बट ओनली इलास्टिक कॉलिजन का चाहिए, केवल इलास्टिक कॉलिजन का कॉन्सेप्ट चाहिए। तो देखो ये दोनों जो एक्सप्रेशन है ना, दोनों फार्मूला जो दिख रहा होगा, इस फार्मूला से हम m1 को एक तरफ करते हैं, m1 को एक तरफ करा तो e1 माइनस v1 कॉमन आया, m2 को एक तरफ करा तो v2 माइनस v2 माइनस u2 m2 कॉमन। उसी तरह से काइनेटिक एनर्जी वाले जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, इसमें हाफ कॉमन लिया और कॉमन लेकर के इसको आपने क्या करा, फिर वही v1 v2 u1 u2 आपने ऐसा किया। तो काइनेटिक एनर्जी में भी आपने u1 यहां से v1 एक साथ किया m1 का, तो यहां भी एक फार्मूला यहां मिला स्क्वायर के टर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस ए माइनस बी। यानी जो सेकंड इक्वेशन से मिला उसमें फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड करा, डिवाइड करने के बाद ये मिला u1 प्लस v1 मस्ट बी इक्वल टू v2 प्लस u2, राइट। यहां से क्या किया गया, ये देख पा रहे होंगे, v1 का फार्मूला निकाला गया और यहां से फिर v2 निकाला गया, u2 को इधर करेंगे तो v2 बचेगा, वो कर दिया गया। अब ये v1 v2 का वैसे ही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे जो इसको डिराइव करते समय यूज किए थे। v2 को उठाकर यदि इस फर्स्ट इक्वेशन में यहां पर पुट कर दिया जाए, यानी फर्स्ट इक्वेशन में v2 के जगह पर पुट कर दिया जाए उस फॉर्मूला को, तो v1 आ जाएगा। देखिए v1 ही आ जाएगा। अब v1 के जगह पर यदि v2 पुट कर दिया जाए तब, और v2 के जगह पर यदि पुट कर दिया जाए तो v1 आ जाएगा। लिखा हुआ है पुटिंग द वैल्यू ऑफ v2 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट समथिंग, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v1 इन इक्वेशन फर्स्ट देन वी गेट v2, ये हो गया। तो यदि हम बिना चाहते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का यूज ना करें, हम चाहते हैं कि इसके डेरिवेशन को करें, खूब आराम से आप कर सकते हैं। ये कॉमन डेरिवेशन है और ये इलास्टिक कॉलिजन का है। अब चाहे कोई भी कॉलिजन हो, ये फार्मूला आपके सामने है,
यदि कभी कभी क्वेश्चन में कहता है हेड ऑन कॉलिजन, आमने सामने टक्कर, बॉडी उधर से आ रही है, ये बॉडी इधर से जा रही है, दोनों आकर के ऐसे टकरा गई, दोनों का इंजन टकरा गया। मान लीजिए कि एक गाड़ी है, ये इधर ये जा रही है गाड़ी है, और एक दूसरी गाड़ी आ रही है, आकर इसे टकरा गई, आमने सामने कॉलिजन हुआ। तो वैसे केस में हम क्या करते हैं, देखिए मैं लिखा हूं कि हेड ऑन कॉलिजन, जब डायरेक्शन एक दूसरे का फेस टू फेस होता है, यानी हम मान के चलते हैं डायरेक्शन उल्टा है, डायरेक्शन जब उल्टा है तब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट बॉडी के डायरेक्शन को पॉजिटिव काउंट करते हैं और सेकेंड बॉडी के डायरेक्शन को निगेटिव काउंट करते हैं। इसलिए जो ये फॉर्मूला दिख रहा होगा, इसमें U2 का साइन माइनस होगा, U1 का साइन प्लस होगा। देखिए U2 यहाँ निगेटिव, U2 यहाँ निगेटिव, तो हेड ऑन कॉलिजन का फॉर्मूला बन गया। ये आपको अच्छे से याद रख लीजिए, सवाल में न्यूमेरिकल में काफ़ी ज़रूरत पड़ेंगे। अब तब इसके आगे हम लोग अब डिस्कस करेंगे इसमें यदि कुछ केसेज है इलास्टिक कॉलिजन में तो कैसे उसको हम फेस करें। तो देखिए अब इलास्टिक कॉलिजन में कुछ केसेस आपके सामने मैं डिस्कस कर रहा हूं। इलास्टिक कॉलिजन का स्पेशली फार्मूला आपने पढ़ा ही है, E के जगह पर 1 पुट करेंगे तो फार्मूला मिल गया V1 इक्वल टू समथिंग एंड V2 इक्वल टू समथिंग। अब हम मान लेते हैं कि टारगेट बॉडी रेस्ट में है, मान लो गाड़ी खड़ी है और जाकर पीछे वाली गाड़ी धक्का मार दी, कोई जाकर टकरा गई, तो हम कहते हैं कि टारगेट बॉडी रेस्ट में है। दैट मीन्स सेकेंड बॉडी का इनिशियल स्पीड U2 हम 0 पुट करेंगे। U2 को 0 पुट करें, U2 को 0 पुट करें तो V1 में ये बच जाएगा और V2 में ये बच जाएगा। ये V1 V2 का फार्मूला मिल गया। जब ये फार्मूला मिल गया तो एक केस हो गया। अब इस केस के अंदर सोचते हैं कि मान लो सेकेंड बॉडी रेस्ट में थी, नो डाउट, लेकिन दोनों बॉडी का अब मास मान लो सेम हो। एक गाड़ी, जो गाड़ी जाके दूसरे से टकराई, दोनों गाड़ी सेम ही थी। इमेजिन कहने का मतलब, मान लो ये भी 800 तो भी 800, ये भी कोई बाइक है मान लो स्प्लेंडर तो भी स्प्लेंडर, यानी सेम मास की दोनों बॉडी है। दोनों जब सेम मास की बॉडी जब जाके टकराएगी तो क्या होगा, देखो वेन M1 इक्वल टू M2, इसको M मान लिया, तब क्या होगा, ये दोनों आपस में इक्वल होगा तो ऊपर वाला 0, यानी V1 इक्वल टू 0 मिलेगा। और V2 दोनों ही बराबर है तो M 2M और 2 से कट करके यहां पर U1 आएगा। इसका मतलब है कि जैसे जाके बॉडी टकराई, U1 टक्कर हुआ तो V1 मैंने कॉलिजन के बाद उसका स्पीड 0, ये वहीं रुक जाएगी। अब जो बॉडी रुकी हुई थी, रेस्ट में थी, वो बॉडी ये पहले वाली टकराए हुए बॉडी के स्पीड से वहां से आगे बढ़ जाएगी। ये आई स्पीड से मान लो ये 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से आके टकराई तो ये यही रुक जाएगी, ये 20 से आगे बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ। अब सेकंड केस, एक केस में जो सब केस है, सब केस नंबर 2, सब केस नंबर 2 कहता है कि टकराने वाली बॉडी, कोलाइडिंग बॉडी बहुत हेवी मास का हो। यानी इमेजिन करो एक ट्रक जो है जाकर के बाइक को धक्का मार दिया, तो ट्रक का मास बाइक के कंपेयर में बहुत ही ज्यादा होता है। देखो मान लिया, अब जब वह हो गया तो यहां आ जाओ, M1 जब बहुत बड़ा है कंपेयर टू M2, तो ऐसा ध्यान रखेंगे, दो चीज का यदि हम सब्ट्रैक्शन करते हैं या एडिशन करते हैं, दो में एक बहुत बड़ा हो मान लिया गया ऐसा, तो उसके कंपेयर में छोटे वाला का वैल्यू को नेग्लेक्ट कर लेते हैं, यानी M2 नेग्लिजिबल हो जाएगा। M2 नेग्लिजिबल हो जाएगा तो M1 बाई M2 बचा, M1 बाई M2 और U1 देख रहे हैं आप, M1 बाई M2 कैंसिल U1। उसी तरह से V2 2M1 M2 कैंसिल होगा, M1 M1 कैंसिल, 2U1 के बराबर हो गया। इसका मतलब है कि जैसे ही ट्रक जाकर के बाइक को धक्का मारा, ट्रक जाकर के बाइक को धक्का मारा, स्ट्राइक किया, कोलाइड किया, उस कंडीशन में ट्रक के स्पीड में कोई अंतर नहीं हुआ, V1 U1 ही रह जाएगा। लेकिन V2 चूंकि वो बाइक रुकी हुई है, पहले ही मान लिए हैं कि सेकंड बॉडी रेस्ट में है, रुकी है, ट्रक जाके धक्का मारा, तो ट्रक जिस स्पीड से चल रहा था उसी स्पीड से चलते रहेगा। लेकिन बाइक क्या हुआ, वो
ट्रक के दुगुने स्पीड से बाइक फेंका जाएगी, बाइक दौड़ पड़ेगी। यानी यदि ट्रक का स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है और जाके बाइक को धक्का मारा, बाइक रुकी हुई थी उसको धक्का मारा, तो बाइक का स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर होगा और ट्रक उसी 60 किलोमीटर पर आवर से चलते रहेगा। इसका मतलब ये, इसी को उल्टा करो, M1 इज मच लेस देन M2। अब बाइक जाके ट्रक को धक्का मारती है, यानी हम M2 के कंपेयर में M1 छोटा है, M1 को नेगलेक्ट करें, M2 को कंसिडर करें। तो M1 को जैसे ही आप नेगलेक्ट करेंगे तो ये हो गया नेगलेक्ट, ये हो गया नेगलेक्ट, तो माइनस M2 बाई M1, तो माइनस M2 बाई M2, राइट, सॉरी M2, U1 बचा। और यहाँ पर नीचे वाला बड़ा है, ऊपर वाला बहुत छोटा है, तो जब हम बहुत बड़ा से छोटे में बहुत बड़े से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू नेग्लिजिबल 0 के बराबर आएगा। इसका मतलब हुआ कि बाइक जाके टकराई, माइनस कहने का मतलब यदि जाके टकराई उसी स्पीड से पीछे आ जाएगी। मान लो कि बाइक जाके 60 से टकराई रुके हुए ट्रक में, तो बाइक पीछे आएगी 60 के स्पीड से, और ट्रक पहले भी रुका हुआ था, अभी भी रुका हुआ रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये इलास्टिक कॉलिजन का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब आप इन इलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक, ये जो भी कॉन्सेप्ट है या इस पे जो प्रॉब्लम्स है, ये हम लोग इसको सेकेंड लेक्चर में पढ़ेंगे। पहले इसको आप कंप्लीट करें। कोई डाउट होगा, कोई दिक्कत होगी, कंसेप्ट में कहीं लैगिंग आएगा, आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे जरूर।